नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सभी का स्वागत है। यूपी में एमएलसी की 27 सीटों पर मतदान हो चुका है और इस कड़ी में सीएम योगी ने गोरखपुर में अपना मतदान किया। मतदान के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी बीजेपी का प्रचंड बहुमत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा और मेरी प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से प्रदेश में बन चुकी है। 2017 में जब हम लोग आए थे विधानसभा में हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी वो समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का
उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेस का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ईंधन के बढ़ते दामों पर जब न कोई सरकारी नियंत्रण, शासन, न प्रशासन, न प्रबंधन और न ही नियमन है, और जब सब कुछ बाजार के हवाले ही है, तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए? इस मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। इसके पहले अखिलेश ने एक अन्य पोस्ट में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में। आज का अपराधनामा। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी शेयर की है जिसका शीर्षक है, भाजपा एमएलसी ने समर्थकों के साथ एक सैन की लात घूंसों के साथ पिटाई की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अष्टमी तिथि के मौके पर मां विंध्यवासिनी के धाम में परिवार के साथ पूजन अर्चन किया है। वहीं विधान परिषद के चुनाव को लेकर ऐतिहासिक जीत हासिल करने की बात कही, जबकि शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि बीजेपी कोई कमजोर पार्टी नहीं है जिसे किसी को लेकर मजबूत होना है। इस दौरान गोरखपुर मठ हमले पर अखिलेश यादव के दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा। पुनः नवरात्रि में दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आज ही उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों के भी चुनाव भी हो रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे। पूर्ण विश्वास है कि हम लोग माँ की कृपा से और मतदाता जो इस चुनाव के अंदर मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, सबके सहयोग से हम लोग बहुत ऐतिहासिक विजय विधान परिषद में भी प्राप्त करेंगे। माँ से प्रार्थना किया है कि हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अपनी कृपा बनाए रखें, देश और प्रदेश को अनेक प्रकार के संकटों से मां रक्षा करें। शिवपाल बोले हैं कि आज हम जो जीत रावत छोड़ दें, क्या उनका मानना है कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? मुझे लगता है आज माता जी की जय बोलिए, अब बाकी सब चीज़ नवरात्रि के बाद बात किया जाए। आने वाले समय शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या बीजेपी उनको ले लेगी? मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोगों को इतना क्यों बड़ा सवाल बनाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर पार्टी है क्या कि किसी के लेने से मजबूत होना है? अच्छा, गोरखपुर का जो हमला हुआ है मंदिर पे, क्या ये बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा कर रहा है? क्या वो तो देखिए, वो बहुत एक गंभीर, बहुत बड़ी घटना है और उस घटना के तथ्यों के साथ जांच करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इस बीच जो बयान आया, वह बयान निश्चित तौर से बहुत घृणित, घटिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। जब इस प्रकार की कोई घटना हो और जब उसकी जांच उच्च स्तर पर हो रही हो, किसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इस प्रकार के बयान देना शोभा नहीं देता है। यद्यपि श्री अखिलेश यादव जी से लोग ऐसी अपेक्षा अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह पहले ही आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेने का काम किए। माननीय उच्च न्यायालय ने बाद में रोक लगाई और फिर उन पर मुकदमा चला, तो कोई फांसी के फंदे तक, तो कोई आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त किए। लेकिन सपा का इतिहास ही घटिया है और इस प्रकार के मामलों में जहां या तो चुप रहना चाहिए या तो पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जांच के आधार पर जो तथ्य मिलते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करे, यह बोलना चाहिए। इस घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है, पुलिस बहुत गहराई से जांच करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि बीएसपी की मुखिया मायावती केंद्रीय जांच एजेंसी और ईडी के दबाव और डर की वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मायावती को वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे।
उन्हें संदेश भी भिजवाया, लेकिन बीएसपी चीफ सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से इतनी डर चुकी थी कि उन्होंने मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। काफी लोगों को बात अच्छी लगे, दूसरों को ना लगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए बेरोजगारी, देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, रास्ता है, उस पर चलने की जरूरत है। गोरखपुर में मतदान करने के बाद सीएम योगी देव आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अष्टमी की पूजा अर्चना की है। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों में और बंगाल में देखें तो भारत सेवाश्रम संघ का कार्य वैदिक धर्म की स्थापना के लिए कैसे अत्यंत सार्थक रूप से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका एक जीवंत उदाहरण उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देश के अंदर हर प्रमुख तीर्थों में, हर महत्वपूर्ण स्थलों पर भारत सेवाश्रम संघ अपनी सेवा और वैदिक धर्म के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि लगभग 3 वर्ष बाद मुझे फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने अप्रैल 19 में इस आश्रम में आया था और तब भी यहाँ पर स्वामी श्री असानंद जी के साथ यहाँ के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुझे
या मेरे पूज्य गुरुदेव को अनेक बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था। 2012 में भारत भर के भारत सेवाश्रम संघ के सभी सन्यासी स्वयं गोरखपुर में पधारे थे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने स्वामी प्रणवानंद जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य आयोजन भी आयोजित किया था। भाइयों बहनों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा इन्हीं पूज्य संतों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में निरंतरता लिए हुए है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर फिर से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सेवाश्रम संघ केवल कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप पर भी पूरी मजबूती के साथ उसे अंगीकार भी करता है, उसका पालन भी करता है। और यही कारण है कि देश के असंख्य लोगों की श्रद्धा और विश्वास का पात्र यह संगठन बना है। आज मेरा सौभाग्य है जगत जननी मां भगवती की महाअष्टमी के पूजन के साथ भारत सेवाश्रम संघ के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की शिक्षाओं का निरंतर आने वाली पीढ़ी में भी प्रचार प्रसार करते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भारत सेवाश्रम संघ के इन सभी कार्यों के प्रति मेरा सदैव सहयोग रहेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारत सेवाश्रम संघ और उनकी सेवा और समर्पण के पूरे अभियान के प्रति सदैव बना रहेगा। नोएडा सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड ट्विन टावर 22 मई को ध्वस्तीकरण किया जाना है, लेकिन इसके पहले रविवार को ब्लास्ट का एक ट्रायल भी होगा। इसको लेकर आज एडिफिक इंजीनियरिंग कंपनी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्लास्ट को लेकर कंपनी और नोएडा प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक कल दोपहर तकरीबन 2:30 बजे ट्रायल ब्लास्ट की जाएगी। ब्लास्ट बिल्डिंग के 14वें फ्लोर और बेसमेंट पे किया जाएगा। वहीं ब्लास्टिंग के दौरान आसपास के टावर में रहने वाले लोग घंटे भर के लिए अपने अपने घरों में कैद रहेंगे। इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस दौरान खुले इलाकों और बालकनी में लोगों को खड़े रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अंबेडकर नगर में एलएलबी की परीक्षा में नकल की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी ने कॉलेज में अचानक छापा मार दिया। मामला बीएनकेबी महाविद्यालय अकबरपुर का है, जहां छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकल की सामग्री भी उन्होंने पकड़ ली है। जबकि अधिकारियों का दस्ता देख कुछ कक्ष निरीक्षक दूर भाग खड़े हुए। वहीं कॉलेज के प्राचार्य समेत 6 संदिग्ध लोगों को पकड़कर थाने लाया गया। इस दौरान परीक्षा कक्ष से भी कुछ लोग भागने में सफल रहे। फिलहाल सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। एक पत्रकार के माध्यम से लगभग 2 बजे मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ पर बीएन डिग्री कॉलेज में मास कॉपिंग हो रहा है करके। सो तत्काल मैं हमारे एसडीएम अकबरपुर और उसके अलावा सीओ सिटी को भेजा है। उसके पीछे मैं भी यहाँ पर पहुँच गया। आज मालूम है चुनाव भी चल रहा है, इसलिए उसमें हम लोग प्रबंधशील रहे। सो हम लोग यहाँ पर सीधे पहुँचे हैं और यहाँ पर हमको आते ही इनका सीटिंग अरेंजमेंट ही मुझे लगा है ऐसे कॉपिंग करने के लिए, मास कॉपिंग करने के लिए प्लान करके किया रखा है। और 3 कक्ष में कक्ष निरीक्षकों को और इसके अलावा सबको चेक किया गया। उसी समय कुछ कक्ष निरीक्षक यहाँ से भाग गए हैं। हम लोगों का जो छापा पड़ी है उसके बाद कुछ कक्ष निरीक्षक यहाँ से भाग गए हैं। उन लोगों को भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है, लगभग 6 लोगों को पकड़ा गया और प्रिंसिपल साहब को भी पकड़ के उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कोतवाली अकबरपुर को भेजा गया है। और यहाँ पर हम लोग जब सर्च किया है कुछ कॉपिंग टाइप का मटेरियल, गाइड या क्वेश्चन आंसर टाइप का जो मटेरियल है काफ़ी अधिक संख्या में, लगभग 50-60 की संख्या में मिला है। उसको भी कोतवाली अकबरपुर द्वारा बरामद किया गया और आगे से इसको इंक्वायरी करके जांच करके उसमें कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम जो अवध यूनिवर्सिटी का है उनको भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है। सो आगे से जो विधिक कार्रवाई किया जाएगा।
हाथरस में भूमाफियाओं पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूल तोड़ने का आरोप लगा है। पूरा मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड का है, जहां शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी जायजा लेने मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की माने तो दशकों से यहां बेसिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी स्कूल संचालित होता था, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते थे। वहीं कुछ भूमाफियाओं ने इस स्कूल की संपत्ति को स्कूल के मुख्य मालिक से खरीद लिया और स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने लगे। भूमाफियाओं को बिल्डिंग तोड़ते देख स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी सदर अंजलि गंगवार से की। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। देखिए, स्कूल यहाँ पहले चलता था करीब 10 से 15 वर्ष पहले, और भवन रेंट पे स्कूल था। बाद में उस स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया था। वर्तमान में जैसे कि जहाँ पर जांच की गई है, कोई स्कूल नहीं चल रहा है और ये प्राइवेट संपत्ति है और न्यायालय का आदेश है, उसी आदेश के अनुपालन में कार्रवाई कर रहे हैं। तो वही देखिए, बाकी दोनों पक्षों से वार्ता की गई और उनसे कहा है कि दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं, न्यायालय में जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाएं। ये है कि ये लोग बोले हैं कि हम इस पे क्या नाम है ले आए हैं, तो आदेश ले आए ऊपर से, पर ऐसी बात नहीं है। बेदखली के आदेश जबरदस्ती इसको छोड़ ले हैं। कहने सुनने वाला कोई नहीं था। ये लोगों को पता लगा है, ये लोग सामने आए हैं। जब ये लोग इकट्ठे हुए हैं तो एसडीएम साहब के पास में गए हैं, तो उनको ज्ञापन दिया हुआ है। अब ये भूमाफिया यहाँ पे 1 साल से करीब परेशान किए हुए हैं। कई परिवार यहाँ से निकल चुके हैं और परिवार दहशत में है। यहाँ पर कारोबार है, रहन है, बहन बेटियों का रहना सहना है। क्या धमकी दी जाती है भूमाफियाओं द्वारा? ये दे दिया था साहब, आप इसको खाली करें। ये है क्या, हम लोगों ने खरीद लिया है। ना तो कोई बिकवाल सामने आ रहा है, ना कोई खरीदार सामने आ रहा है कि खरीदार कौन है, इसका मालिक कौन है, खरीदने वाला। अगर खरीद लिया है तो फिर हम लोगों को, किराएदार को नोटिस दिया जाए पहले कि हम साहब इसके मालिक हैं, तो वो हमसे किराए लें, या इसको बेचना चाहते हैं तो जो किराएदार हैं उनको बेचा जाए। बाराबंकी में शराब माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान शराब माफिया उत्तम जायसवाल और अन्य सहयोगियों की तकरीबन 87,75,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा शराब माफिया के घर और खेत दोनों जब्त करने के आदेश दिए गए, जिसमें शराब माफिया के आवास की कीमत तकरीबन 6,51,000 रुपए और उसकी सहयोगी अंजुलता यादव के घर और खेत की कीमत तकरीबन 30,83,900 रुपए आंकी गई है। फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई से जिले के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आज जनपद बाराबंकी में हमारे सीओ फतेहपुर और एसएचओ फतेहपुर, मोहम्मदपुर खाला, इन सब और एसडीएम फतेहपुर के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक शराब माफिया जिसका नाम उत्तम जायसवाल है, इसके 3 आवास और इसकी खेती की ज़मीन, इन सभी की जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए है, इनको आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया है। और ये जो लगातार एक अभियान चल रहा है माफियाओं को चिन्हित करने का, और उन माफियाओं ने जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति को कुर्क करने का, उसके तहत ये एक और बड़ी कार्रवाई जनपद बाराबंकी पुलिस ने की है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई ऐसे माफियाओं को चिन्हित करके अनवरत रूप से जारी रहेगी, जिससे कि एक संदेश व्यापक रूप में समाज में जाए कि अपराध करने से जो धन अर्जित किया जाता है उसकी इस प्रकार से कुर्की करके पुलिस और प्रशासन उसको अटैच करता है। जाती है विपिन जायसवाल की उक्त दोनों संपत्तियां, जिसका कुल मूल्य 34 लाख। बुलंदशहर में दर्जन भर से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जहां दूषित खाना खाने से 14 लोगों की हालत खराब हो गई और इसमें 2 लोगों की हालत नाजुक है। बता दें कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। सभी बीमारों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सीएमएस राजीव प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर सभी का हालचाल जाना है। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में युवती के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि युवती जंगल से पशुओं के लिए चारा लाने गई थी, जहां मूक बधिर युवती से युवकों ने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़ित के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। इनकी तलाश लगातार की जा रही है। थाना चांदपुर के एक गांव में 24 वर्षीय मूक बधिर दिव्यांग लड़की के साथ उसी गांव के मूक बधिर दिव्यांग लड़के जिसकी उम्र 25 वर्ष है एवं अन्य के खिलाफ दुराचार का आरोप है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लड़का लड़की दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता का मूक बधिर टीचर द्वारा बयान अंकित किया गया है। दोनों का मेडिकल परीक्षण, कलमबंद बयान,
सुसंगत साक्ष्यों का संकलन करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फैलाते हैं, आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।